इस वीडियो में हम लोग हमारा जो चैप्टर है क्लास 9 फिजिक्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसके जो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन होते हैं वी विल सॉल्व दोज क्वेश्चंस. ओके, यू शुड लिसन इट केयरफुली. देखिए पेज 118 पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लू लाइन में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर एनर्जिया, ए रबर बॉल एंड ए स्टोन बॉल ऑफ द सेम साइज. एक रबड़ की बॉल है और एक पत्थर की स्टोन की बॉल है सेम साइज़ की, तो किसका एनर्जिया ज़्यादा होगा? तो हम ये जानते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी एनर्जिया भी उतनी अधिक होगी. तो एनर्जिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द मेजरमेंट ऑफ इट्स मास. आप अगर एनर्जिया की बात कर रहे हैं यानी कि हम उस ऑब्जेक्ट के मास की भी बात कर रहे हैं, उसका मास अधिक है तो एनर्जिया अधिक होगा. A stone of same size as that of rubber ball will have greater mass, so stone will have more inertia. तो भाई स्टोन का जो बॉल है उसका मास रबर बॉल की तुलना में ज़्यादा है, तो उसका एनर्जिया मास ज़्यादा है, इसलिए एनर्जिया भी ज़्यादा होगी. बी है ए बाइसिकल एंड ए ट्रेन. अब एक बाइसिकल की मास ज़्यादा है कि एक ट्रेन का मास ज़्यादा है? तो ट्रेन का मास ज़्यादा है, तो ये ट्रेन हैज़ मच ग्रेटर मास देन दैट ऑफ बाइसिकल, सो द ट्रेन विल हैव मोर एनर्जिया. इसलिए ट्रेन का एनर्जिया ज़्यादा होगा. ये अगला है ये 5 रुपी कॉइन एंड ए 1 रुपी कॉइन. तो आप सब ने देखा होगा कि 5 रुपी कॉइन का मास ज़्यादा होता है 1 रुपी कॉइन की तुलना में. ठीक है भाई, 5 रुपी का कॉइन छोटा होता है लेकिन उसका मास अधिक होता है 1 रुपी से. तो ये 5 रुपी कॉइन हैज़ मोर मास दैन ए 1 रुपी कॉइन, सो 5 रुपी कॉइन विल हैव ग्रेटर एनर्जिया. यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना अधिक होगा उसका एनर्जिया भी उतना अधिक होगा. आप अपने आसपास ऐसे बहुत सी चीज़ों को एज ए एग्जाम्पल देख सकते हैं, समझ सकते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कई क्वेश्चन हैं एक स्टोरी के जैसे. इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस. इसमें बताया गया है और आपको पहचानना है कि कितनी बार बॉल की वेलोसिटी चेंज हो रही है. ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल. कोई फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को किक किया, अपने टीम के मेंबर को दिया, फिर टीम मेंबर ने उस फुटबॉल को फिर किक किया गोल की तरफ. द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल. कलेक्ट मीन्स पकड़ लिया गोलकीपर ने फुटबॉल को, एंड किक्स इट टूवर्ड्स ए प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम. गोलकीपर ने जब बॉल को कलेक्ट करके अपने ही टीम के एक प्लेयर की ओर बॉल को किक कर दिया. तो यहाँ हमें ये तो बताना है कि वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई, साथ में ये भी बताना है कि कौन सा एजेंट है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है हर केस में. तो देखिए सबसे पहला, जब फर्स्ट प्लेयर ने किक किया फुटबॉल को तो पहले बॉल रेस्ट में थी, फिर वेलोसिटी में आ गई मोशन में. फर्स्ट पॉइंट यहाँ हो गया, पहला चेंज. फिर दूसरा जो प्लेयर था जिसको इसने पास किया उसने किक किया फुटबॉल को गोल की तरफ, तो दूसरी बॉल की वेलोसिटी चेंज हुई. फिर गोलकीपर ने क्या किया, अपोजिट टीम के गोलकीपर ने फुटबॉल को कलेक्ट कर लिया, यानी बॉल रुक गई होगी, फिर वेलोसिटी चेंज हुआ. इट इज़ द थर्ड टाइम. और उसके बाद गोलकीपर ने अपनी टीम के प्लेयर की ओर बॉल को किक किया, यानी अब वेलोसिटी फिर चेंज हुई, तो ये फोर्थ टाइम. यानी इस पूरे स्टोरी में 4 बार बॉल की वेलोसिटी चेंज हो रही है. और कौन सा एजेंट है जो फोर्स अप्लाई कर रहा? तो भाई वो तो मस्कुलर फोर्स है ना, पर्सन ही तो लगा रहा है, प्लेयर ही वो किक कर रहा है तो अपने मसल्स के थ्रू ही तो फोर्स लगा रहा. तो मस्कुलर फोर्स यहाँ पे लग रहा है, जो कि मतलब एजेंट कौन है? मसल्स के थ्रू फोर्स लग रहा है फुटबॉल पे, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, जैसा हम फोर्स लगा रहे हैं. चलिए तब इसका आंसर भी देख लेते हैं. मैंने तो जो बताया अच्छा है, आप भी देख लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर सही है. Given below are the number of times at which the velocity of the ball changes. Whenever a force will be applied on the ball, then the velocity of the ball will change. जब फोर्स अप्लाई होगा बॉल पे
बॉल की वेलोसिटी कभी ज़्यादा होगी कभी कम, यानी चेंज होगी। तो फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन फर्स्ट प्लेयर किक्स द बॉल टूवर्ड्स अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम देन द वेलोसिटी ऑफ बॉल विल चेंज बिकॉज फर्स्ट प्लेयर अप्लाइज सम फोर्स ऑन द बॉल। फर्स्ट प्लेयर ने कुछ फोर्स लगाया बॉल पे, इसीलिए तो वो आगे गई। व्हेन अनदर प्लेयर किक्स द बॉल टूवर्ड्स द गोल देन द वेलोसिटी ऑफ बॉल विल चेंज, हियर अगेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल। दूसरा प्लेयर भी किक किया गोल की तरफ। थर्ड प्लेस कब रहा, व्हेन गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट द बॉल, उसने बॉल को कलेक्ट किया, रोक लिया, देन द वेलोसिटी ऑफ बॉल विल चेंज, हियर अगेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल। वेलोसिटी भाई कम हो जाएगी बॉल की, झटके जीरो भी हो सकती है, तो फिर वेलोसिटी चेंज हुआ। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए यहाँ, व्हेन द गोलकीपर किक्स द बॉल टूवर्ड्स हिज ओन टीम, जब अपने टीम के प्लेयर की ओर उसने किक किया, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस बिकॉज गोलकीपर अप्लाइज सम फोर्स ऑन द बॉल, क्योंकि गोलकीपर ने भी कुछ फोर्स अप्लाई किया बॉल पर, तभी तो वो उसके टीम के प्लेयर के पास तक बॉल गई। तो इस तरह से बॉल की जो वेलोसिटी है वो 4 बार चेंज होती है, 4 टाइम्स। और यहाँ कौन सा एजेंट काम कर रहा है फोर्स लगाने का, तो हमने बताया अभी कि हमारे मस्कुलर फोर्स हम यूज कर रहे हैं ना, प्लेयर्स मस्कुलर फोर्स यूज कर रहे हैं बॉल को किक करने के लिए। तो मसल्स इज द एजेंट या पर्सन इज द एजेंट, ऐसे कह सकते हैं, मस्कुलर फोर्स यूज कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम ए ट्री इफ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांचेज। तो हमें ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने इस एग्जाम्पल को रीड किया था, एक्सप्लेन किया था मैंने। क्वेश्चन है कि जब कभी हम लोग ट्री के किसी प्लांट, बड़ा प्लांट है, ट्री है, उसको बहुत तेज़ी से उसके सेक करते हैं, तो क्या कारण होता है कि उसकी पत्तियां, उसकी लीव्स नीचे गिरने लगती हैं। तो देखिए, व्हेन ए ट्री इज विगरसली शेकन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री कम इन द स्टेट ऑफ मोशन बट द लीव्स टेंड टू मेंटेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सो लीव्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री एंड फॉल डाउन। अब हुआ क्या कि जो बस वाला एग्जांपल नहीं था, एक बताया था हमने कि बस में अगर हम लोग खड़े हैं और अचानक बस स्टार्ट हो जाए, तो बस स्टार्ट हुई तो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो तो बस के फ्लोर में था कांटेक्ट में, तो बस के चलते ही लोअर पार्ट तो मोशन में आ गया, लेकिन अपर पार्ट जो है वो ड्यू टू द रेस्ट ऑफ इनर्शिया वो अपने को रेस्ट में ही रखना चाहता था। अब लोअर पार्ट आगे बढ़ गया, अपर पार्ट रेस्ट में रखना चाह रहा, इस वजह से हमारी बॉडी डिसबैलेंस हो जाती थी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है कि जो ट्री है, ट्री की ब्रांचेज को जब हमने सेक करना स्टार्ट किया तो भाई ट्री की ब्रांचेज तो मोशन में आ गई, क्योंकि आपने डायरेक्टली उन पर फोर्स लगा के मोशन में ला दिया, लेकिन जो लीव्स थी वो रेस्ट पोजीशन में थी और वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना चाहती थी, क्योंकि इनर्शिया पढ़ाते समय ये समझाया गया था, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट, किसी भी तरह के परिवर्तन का वो विरोध करते हैं। तो ब्रांच ने भी विरोध किया, लेकिन ब्रांच के अंदर इतनी क्षमता थी कि हमारे द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया गया उसको वो सह सका, लेकिन जो लीव्स थी वो अपने आप को रेस्ट में रखना चाहती थी, ठीक है, ड्यू टू द एनर्जी ऑफ रेस्ट। तो अब क्या हुआ, ब्रांच मोशन में आ गई और लीव्स रेस्ट में रहना चाहती थी, इस वजह से क्या हुआ, उनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुआ जिसकी वजह से वो डिटैच हो गए ब्रांच से और टूटकर नीचे गिर गए। तो यही चीज यहाँ पे है। क्वेश्चन 4 है, व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू ए स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैं इसके लिए समझा रहा था। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर कोई चलती हुई बस है और आप खड़े हैं बस में और अचानक बस वाले ने ब्रेक लगा दिया, ठीक है, स्टॉप करने के लिए बस को, तो हम आगे की ओर गिरने लगते हैं, या फिर बस खड़ी है, ठीक है, और अचानक बस स्टार्ट होके चलने लगी तो हम पीछे की ओर गिरने लगते हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स सडनली टू स्टॉप, the lower part of the body which is in contact with the bus comes in the state of rest,
but the upper part of the body tends to maintain its state of motion। बिल्कुल सही। जब क्या हुआ कि बस में आप चल रहे थे तो आपकी पूरी बॉडी क्या थी, मोशन में थी, अपर पार्ट भी लोअर पार्ट भी। कमर के नीचे के पार्ट को लोअर पार्ट कहते हैं, कमर के ऊपर के पार्ट को अपर पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने बस वाले ने बस ब्रेक अप्लाई किया तो ब्रेक अप्लाई कर दिया स्टॉप करने के लिए, तो स्टॉप करते ही क्या हुआ, बस रुक गई, तो आपका लोअर पार्ट बस के फ्लोर के कांटेक्ट में था, तो आपका लोअर पार्ट भी क्या हुआ, रेस्ट में आ गया। लेकिन अपर पार्ट जो कि मोशन में था, इट वांट्स टू बी इन मोशन, इसकी टेंडेंसी होगी कि वो अपने स्टेट को बनाए रखे, तो अब लोअर पार्ट रेस्ट में आ गया, अपर पार्ट अभी भी मोशन में है, तो भाई वो आगे जा रहा है, लोअर पार्ट रुक गया, तो इस वजह से हम डिसबैलेंस हो जाते हैं और आगे की तरफ गिरने लगते हैं, ठीक है। इसी तरह जब चलती हुई बस है, तो बस अगर चल रही है, अगर बस रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो हमारा पूरा बॉडी पार्ट, अपर पार्ट भी लोअर पार्ट भी रेस्ट में है। लेकिन एकाएक ड्राइवर ने बस को मोशन में ला दिया, एक्सलरेट कर दिया, तो जैसे ही बस मोशन में आई तो भाई लोअर पार्ट तो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में था, लोअर पार्ट तुरंत मोशन में आ गया, लेकिन अपर पार्ट तो रेस्ट में था ना, तो अपर पार्ट रेस्ट में था, तो वही ड्यू टू द एनर्जी ऑफ रेस्ट वो अपने आप को रेस्ट में ही रखना चाहेगा, वो किसी तरह का चेंज अपने स्टेट में नहीं चाहता, तो इस वजह से लोअर पार्ट तो आगे बढ़ गया, अपर पार्ट भाई साहब वहीं रह गए, इस वजह से क्या हुआ, डिसबैलेंस हो गया अपर पार्ट और लोअर पार्ट में, जिसकी वजह से हम पीछे की ओर गिरने लगते हैं, हमको धक्का लग सा महसूस होता है। देखिए पेज 126 पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक्स में, ब्लू लाइन ब्लू कलर से लिखे रहते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, एक्टिविटी वगैरह के नीचे रहता है। इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, हम कहते हैं कि एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, तो भाई जब एक्शन और रिएक्शन इक्वल और अपोजिट है, यानी एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए, तो फिर कोई हॉर्स जो कार्ट को, घोड़ा गाड़ी जो होती है, तो जो हॉर्स है उस कार्ट को कैसे खींच लेता है, आखिर उसके पीछे कैसे लॉजिक काम करता है, तो देखते हैं। टू पुल द कार्ट हॉर्स पुशेज द ग्राउंड विद इट्स फुट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय प्रेसिंग द ग्राउंड। जैसे हमको चलने के लिए जमीन पर पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है ना ग्राउंड पे, तभी ना हम आगे की ओर जा पाते हैं, तो इसी तरह हॉर्स ने भी ग्राउंड पर पीछे की तरफ प्रेस किया ग्राउंड को, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में इसी तरह हॉर्स ने भी पुश किया ग्राउंड को, तो जब ग्राउंड पे उसने एक्शन लगाया बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो एज ए रिएक्शन ऑफ दिस फोर्स द ग्राउंड पुशेज द हॉर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा एज ए रिएक्शन, ड्यू टू विच द हॉर्स पुल्स द कार्ट। इसी कारण क्या होता है, जो हॉर्स है वो कार्ट को आगे खींच लेता है। यहाँ एक और बात इसमें इंक्लूड होनी चाहिए थी कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं वो इक्वल और अपोजिट तो होते हैं, इट इज ट्रू, लेकिन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, ठीक। जैसे हॉर्स ने पीछे की तरफ ग्राउंड को पुश किया, तो हॉर्स ने एक्शन लगाया ग्राउंड पे, हॉर्स ने ग्राउंड पे एक्शन लगाया, ठीक, लेकिन बदले में जो रिएक्शन ग्राउंड ने हॉर्स पर लगाया वो ग्राउंड ने हॉर्स पे लगाया, देख रहे हैं, हॉर्स ने ग्राउंड पे लगाया वो एक्शन हुआ, अलग चीज, हॉर्स ने ग्राउंड पे एक्शन लगाने वाला अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक, और रिएक्शन लगाने वाला अलग ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड ने हॉर्स पे रिएक्शन लगाया, तो ये इक्वल एंड अपोजिट तो हैं, लेकिन जो इनकी एक्शन लाइंस होती हैं वो सेम नहीं होती हैं, इस वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आप 12th में पढ़ेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो एक्शन इसने हॉर्स ने लगाया ग्राउंड पे और बदले में जो ग्राउंड ने रिएक्शन लगाया हॉर्स पे, इसी वजह से हॉर्स जो है कार्ट को आगे खींचने में सफल रहता है, सक्सेस पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होज। होज मीन्स
पाइप, जो फायरमैन आग बुझाने के लिए पाइप लिए रहते हैं, तो उसको पकड़े रहते हैं ना, तो उसको संभालना एक फायरमैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है। विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए हाई वेलोसिटी, उससे बहुत तेजी से पानी निकलता है, तो उनको पकड़ के उसे कंट्रोल करना इट इज ए डिफिकल्ट टास्क। तो देखिए क्या आंसर है। ए फायरमैन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू होल्ड ए होज पाइप विच इज इजेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई वेलोसिटी, बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ वाटर रशिंग आउट ऑफ द पाइप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन exerts a large force on the pipe। भाई आपका पानी बहुत तेजी से बाहर की तरफ निकल रहा है, तो जब पानी बहुत तेजी से बाहर की तरफ निकल रहा है तो पाइप पर एक फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा, अप्लाई करेगा। ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द फॉरवर्ड फोर्स ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पाइप इन बैकवर्ड डायरेक्शन। भाई पाइप से पानी बहुत तेजी से बाहर निकल रहा, एक्शन लगा रहा है पाइप पर पानी, तो बदले में पाइप भी पानी पर रिएक्शन लगाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। जितना ज़्यादा एक्शन होगा रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो देयरफॉर द फायरमैन स्ट्रगल्स टू कीप द होज पाइप इन रेस्ट। तो इसी वजह से क्या होता है, ये जो एक्शन और रिएक्शन की लड़ाई है, यानी आगे पानी एक्शन लगा रहा है पाइप पर बहुत तेजी से निकलने के कारण, पाइप के ऊपर एक एक्शन फोर्स लगा रहा, तो उसके बदले में पाइप पानी पर रिएक्शन फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से पाइप इधर उधर बहुत तेज़ी से मूव करती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, पकड़ने के लिए, इसीलिए फायरमैन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देखिए भाई होता क्या है कि जब पानी बहुत तेज़ी से निकलेगा बाहर, तो ऐसा थोड़ा कि केवल आगे की तरफ ही फोर्स लगाएगा, वो तो पूरे पाइप के चारों तरफ बहुत फोर्स लगाएगा। तो पाइप भाई साहब बेवकूफ़ है क्या कि वो फट जाएंगे? वो भी तो अपने आप को कंट्रोल करेंगे, नहीं मैं इससे ज़्यादा नहीं बढ़ूंगा। तो देख रहे हैं पानी बाहर की ओर फोर्स लगा रहा पाइप पे, उसे तोड़ने फोड़ने में लगा है, और पाइप अपने आप को, अपने पोजीशन को बनाए रखने के लिए फोर्स पानी पे लगा रहा है, पानी को दबा रहा है। तो ये जो देख रहे हैं एक्शन और रिएक्शन फोर्स, तो ये जो जद्दोजहद चल रही है, इसकी वजह से पाइप इधर उधर मोशन करने लगती है, और उसको कंट्रोल करना पड़ता है फायरमैन को, जो कि एक मुश्किल टास्क है। फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, कोई राइफल है जिसका मास 4 kg है, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड। गन का मास इतना है और बुलेट का इतना है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो याद है आपको जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया जा रहा था, मेरा वीडियो आप देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसी चैनल पे, मेरे चैनल का नाम आप जान रहे हैं, कोरोना चैनल नाम है। तो आप जब उसमें देखेंगे तो वहाँ पर मैंने एक फार्मूला डेवलप कराया है बुलेट की वेलोसिटी और रिकॉइल वेलोसिटी के बीच एक रिलेशनशिप है, ठीक है। तो देखिए मास ऑफ गन ऐसे हमको लिखना है, जो भी चीज़ दिया रहे क्वेश्चन में we should write it in this form. It will help us to calculate solve the problem in a easy way. Okay? तो mass of gun 4 kg, mass of bullet 50 ग्राम है। देखिए तो जब भी यूनिट अलग अलग रहे तो हमको एसआई यूनिट में बदलना है। केजी इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट। तो आप देखिए यहाँ पर इसको भी वेट में केजी में बदल लीजिए। तो 50 ग्राम है तो 50 इंटू 10⁻³ kg। भाई ग्राम को केजी में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर दे तो रिजल्ट यही आएगा 50 इंटू 10⁻³ kg। ओके, फिर लेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, मान लेते हैं कि गन की रिकॉइल वेलोसिटी स्मॉल भी है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज v इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड। तो भाई देखिए फायरिंग से पहले गन और बुलेट दोनों रेस्ट में थे, तो इनका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 0। फायरिंग के बाद देख लेते हैं मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा फायरिंग के बाद, स्मॉल m इंटू स्मॉल v, क्योंकि बुलेट का भी कुछ मास है और बुलेट की कुछ वेलोसिटी है, तो उसे स्मॉल m इंटू स्मॉल v से डिनोट कर दिए। फिर मोमेंटम ऑफ गन, मास कैपिटल M मान लिए बुलेट का, अरे गन का, और जो वेलोसिटी हमने v मान रखा है वो, तो m इंटू v। तो टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन आफ्टर फायरिंग,
फायरिंग से पहले तो मोमेंटम जीरो था क्योंकि दोनों रेस्ट में थे, लेकिन आफ्टर फायरिंग मोमेंटम, तो दोनों का मोमेंटम ऐड कर लेते हैं, बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम। तो इस देखिए एम वी प्लस एम इंटू वी। ये कब रूल फॉलो होगा? देखिए, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम, जो सिस्टम है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया नहीं गया, एक बार गन चल दी, ट्रिगर अप्लाई हो गया, बस उसके बाद तो कोई फोर्स अलग से हमने लगाया नहीं। तो जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। तो कर देते हैं, आफ्टर फायरिंग ये है बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम और इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम क्या था? जीरो, क्योंकि दोनों रेस्ट में थे। तो अब इसको रीअरेंज कर लीजिए। तो रीअरेंज करने के बाद देखिए रिकॉइल वेलोसिटी v इज इक्वल टू आ गया माइनस एम वी अपॉन कैपिटल एम। सारी वैल्यू हमें पता है। मास ऑफ बुलेट यहाँ लिख दिए, मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट यहाँ लिख दिए, और अपॉन मास ऑफ गन, मास ऑफ राइफल। कैलकुलेटेड आया हमारे पास आंसर माइनस 0.44 मीटर पर सेकेंड। यानी जो गन है फायरिंग के बाद इतनी वेलोसिटी से पीछे की ओर जाएगी बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में। ये हुई रिकॉइल वेलोसिटी। माइनस साइन क्या, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? हियर नेगेटिव साइन शोज दैट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। मतलब बुलेट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट गन जाएगा। अगर बुलेट आगे जा रही है तो गन पीछे की तरफ जाएगा। Two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocity of 2 meter per second and 1 meter per second respectively। तो इतने इतने मास के दो बॉल हैं ऑब्जेक्ट और वो इतनी इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। They collide and after collision the first object moves at a velocity of this। यानी कोलाइड हुआ, कोलिजन हुआ, टक्कर हुआ तो उसके बाद वेलोसिटी तो बदल ही जाएगी। तो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे दिया टक्कर के बाद और दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पूछ रहा है। देन आई टोल्ड टू ऑल ऑफ यू दैट यू शुड राइट द कंटेंट फ्रॉम द न्यूमेरिकल व्हाट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल। इट विल हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन ए। चलिए लिख लेते हैं। पहले क्या क्या दिया है? मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट M1 100 ग्राम, केजी में बदल लिए 100 अपॉन 1000 यानी 0.1 kg। मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट M2 200 ग्राम, 200 अपॉन 1000 0.2 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिया है 2 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन 1 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन भी दे दिया है कि टक्कर के बाद क्या वेलोसिटी होगी, 1.67 मीटर पर सेकेंड। और दूसरे ऑब्जेक्ट का पूछ रहा है क्योंकि कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी होगा, तो इसे मान लेते हैं कुछ v2 मान लिए। देखिए वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू v2। तो अब कोलिजन से पहले मोमेंटम निकाल लेते हैं दोनों ऑब्जेक्ट का और कोलिजन के बाद। तो देखिए यहाँ पे मोमेंटम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन यानी m1 v1 पहले ऑब्जेक्ट का मास इंटू वेलोसिटी प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का मास इंटू वेलोसिटी। तो वैल्यू रख के पुटअप करके देख लेते हैं। ये आएगा 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फिर मोमेंटम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन यानी टक्कर के बाद दोनों ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी कितना है, तो m1 v1 प्लस m2 v2। तो मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की मालूम है 1.67 प्लस m2 मालूम है हमें 200 ग्राम 0.2 kg, लेकिन वेलोसिटी नहीं मालूम है, यही फाइंड आउट करना है। तो v2 इज इक्वल इंटू v2। तो ये आ गया 0.167 प्लस 0.2 v2। अब हमारे पास देखिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कोलिजन बिफोर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। चाहे इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए। तो कैलकुलेट करना है हमको, आफ्टर वाले में v2 है तो इसको हमने पहले लिख दिया। तो 0.167 प्लस 0.2 v2 इज इक्वल टू 0.4। नाउ यू कैन कैलकुलेट इट इन इजी वे। तो इसे कैलकुलेट करने पे हमें मिला 1.165 मीटर पर सेकेंड।
इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। इस तरह से आप ये जो ब्लू टैग वाले क्वेश्चन है, ब्लू लाइन वाले हैं, ब्लू हेडिंग वाले क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बुक्स में चैप्टर 2 के, यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सजेशन दें अगर कोई सुधार करना है, वीडियो को लाइक करें पसंद आया तो, और यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।